Hello guys, so my name is Neha Gupta. So I'm taking your reading tips and tricks class today. Since all of my offline students are asking me again and again that ma'am please make the video of reading tips and tricks that how you got band 9 in reading. So guys, here is my strategy for you. So first of all, time management. So when I have asked many of the students that why they got 5 band or 5.5 band in reading, the failed strategy was that they used to allot 20 minutes to each section. You have 3 sections. So what they do, 60 minutes. That's how they spend their time. So guys, this is wrong strategy. The right strategy is, since you know that reading passage number 3 is the most challenging as well as arduous. So don't you think that you should be allotting more time to that as compared to the other ones? So for passage number 3, the ideal time should be 25 minutes. And for passage number 2, this is the medium ranged essay, 20 minutes. And your section number 2 is most simplified or oversimplified. So you need to allot not more than 15 minutes to that. Okay, so इस तरीके से आपको अपना टाइम मैनेज करना चाहिए ताकि आपके 8 बैंड से कम कभी ना हो, क्योंकि मेरे को लगता है कि रीडिंग सबसे ज्यादा इजी है, क्योंकि सारा कुछ आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है. एवरीथिंग हैज बीन सर्व टू यू ऑन द प्लेटर इटसेल्फ. सो यू जस्ट नीड टू सर्च. ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है रीडिंग में. नेक्स्ट थिंग, नाउ हाउ टू डू द रीडिंग. रीडिंग में हमारे पास आ गई है, मैम अब करनी कैसे है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो, उस रीडिंग का टाइटल रीड कीजिए. रीड द टाइटल. टाइटल रीड करके आपको बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि इस रीडिंग में एक्चुअल में है क्या, किस बारे में है. जैसे क्या क्रॉनिकल ऑफ टाइम कीपिंग, ये रीडिंग एक है आपको. इसका मतलब है कि पुराने जमाने में टाइम को कैसे मेजर किया जाता था जब क्लॉक्स नहीं थे. टाइम कैसे जज करते थे कि क्या टाइम हुआ है, जैसे सूरज से, रेज से, उस तरीके से. जैसे कम धूप हो रही है तो इतना टाइम होगा, इस तरीके से किया जाता था. तो आपको एक फेयर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है जस्ट टाइटल रीड करने से कि इस रीडिंग में आगे होगा क्या. नाउ इतना कर लो बस, दैट्स इट. उसके बाद आ जाओ अपने क्वेश्चंस में. रीड करो इंस्ट्रक्शन. इंस्ट्रक्शन रीड करो. क्यों रीड करनी है इंस्ट्रक्शन गाइस? इसी से आपको पता चलेगा कि आपको अगर फिल इन द ब्लैंक्स है तो नो मोर देन 2 वर्ड्स लिखने हैं, कि नो मोर देन 3 वर्ड्स लिखने हैं, कि ओनली 1 वर्ड लिखना है. या फिर आपको जैसे हेडिंग्स में होता है दैट यू मे यूज एनी हेडिंग मोर देन वंस, ऐसा भी होता है. जनरली स्टूडेंट्स ये चीजें स्किप कर देते हैं कि जैसे एक ए हेडिंग नंबर है, वो 2 किसी पे सूट कर रहा होता है. बच्चे क्या करते हैं, एक तो ए ही होगा नेचुरली, दूसरा कुछ भी अपनी मर्जी से फ्लूक तुक्का मार के लगा देते हैं. गाइस, दिस इज वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग. क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली रीड करो प्लीज. ठीक है, ओके. अब हमने टाइटल रीड कर लिया, इंस्ट्रक्शंस रीड कर ली. नाउ नेक्स्ट थिंग, क्वेश्चन को करो रीड. क्वेश्चन को रीड करो, उसके बाद उसको, लेट मी चेंज द कलर, उसके बाद उसको ट्रांसलेट करो. रीड करो क्वेश्चन को, ट्रांसलेट करो अपनी मदर टंग. पंजाबी है तो पंजाबी में ट्रांसलेट करो, फिर करो अंडरस्टैंड. प्लेन रीडिंग क्वेश्चन की करने से हमें कभी भी आंसर्स फैथम नहीं कर पाएंगे हम. Although I used to say in my physical sessions कि we don't need the deep understanding of the passage. पैसेज को deep understand करके, उसको ट्रांसलेट करके, फिर उसको पंजाबी में अंडरस्टैंड करके हमें उस पे गाइस कोई थीसिस नहीं लिखना. 1 पेज का पैसेज है, उसमें से 13-14 क्वेश्चन सॉल्व करो और आगे बढ़ो. पैसेज को अंडरस्टैंड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पर हमें क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करो, अंडरस्टैंड करो. क्योंकि अगर क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, फिर हम आंसर क्या फाइंड करेंगे. जस्ट सिनोनिम्स देख लो, उससे कुछ नहीं होने वाला. क्वेश्चन को रीड करो, फिर उसमें से चूज करो कि भाई ये हमारे कीवर्ड्स हैं. कीवर्ड्स क्या होते हैं, जिस 1-2 वर्ड्स को पढ़ के हमें पूरा क्वेश्चन रीड अंडरस्टैंड हो जाए. क्योंकि हमारे पास, मैंने जैसे बोला कि 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, ये हमारी स्ट्रेटेजी है.
तो 25 मिनट्स में हमने करना क्या है, पहले टाइटल पढ़ो, अंडरस्टैंड करो, थोड़ा सा हमें जजमेंट लग जाती है, इतना है, हमें 12th पास आउट सभी होते हैं। इंस्ट्रक्शंस रीड करो कि क्वेश्चन में चाहता क्या है, वो हमें हेडिंग्स दे रहा है हमें या ब्लैंक्स दे रहा है, उसमें कितने वर्ड्स लिखने हैं, ट्रू फॉल्स है या यस नो है। जनरली स्टूडेंट्स ट्रू को यस लिखाते हैं, नो को फॉल्स लिखाते हैं। तो गाइस इतना क्या बेनिफिट हुआ, हमने फैथम किया, फिगर आउट किए, इंस्ट्रक्शन ही नहीं रीड की, इतनी सिली मिस्टेक करने के कोई स्कोप मत छोड़ो अपनी रीडिंग में। यही छोटी छोटी गलतियां हैं जो आपका 1 बैंड बूस्ट करवा सकती हैं, ट्रस्ट मी। ओके, कीवर्ड्स, ऐसे 3-4 कीवर्ड्स ढूंढो अपने स्टेटमेंट में कि जो पढ़ के आपको अपना आंसर ऊपर पैसेज से आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ। कीवर्ड्स को करो अंडरलाइन, ठीक है। अब कीवर्ड्स अंडरलाइन कर लिए, अब क्या करना है मैम, कीवर्ड्स अंडरलाइन करिए तो भाई सिनोनिम्स देखो उनके ऊपर। अभी ये कोई 12th की सीबीएसई की रीडिंग नहीं है कि हमें एग्जैक्टली सेम वर्ड मिल जाएगा। यहाँ पे हमें सेम वर्ड या सिमिलर वर्ड या वर्ड की फॉर्म चेंज करके मिल सकती है। नीचे इंप्रूव लिख दिया, ऊपर इम्प्रोवाइज लिख दिया, इम्प्रूवमेंट लिख दिया, इसको बोलते हैं वर्ड की फॉर्म चेंज कर दी। या फिर कोई सिनोनिम, नीचे लुक अलाइक लिख दिया, ऊपर रिजेंबल लिख दिया। इस तरीके के सिनोनिम मिलेंगे। नाउ बच्चे कहते हैं मैम हमें लोकेशन मिल गई थी पर वी वर नॉट एबल टू फाइंड द एग्जैक्ट आंसर, व्हाई इज इट सो? दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट आप क्या कर रहे हो, आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, जस्ट स्कैन किया कीवर्ड सिनोनिम ढूंढा, हाँ भाई यही आंसर होगा। गाइस दिस इज रॉन्ग स्ट्रेटेजी, अगेन दिस इज रॉन्ग स्ट्रेटेजी। फिर जहां पे आप लोकेशन पे पहुंचे हो, लोकेशन को एक लाइन ऊपर, मिड लाइन, एक लाइन नीचे, सारी लाइन को अंडरस्टैंड करो कि मेरे अगर क्वेश्चन में ये फिट हो रही हैं, चीजें फिट हो रही हैं तो ही आपका आंसर होगा। लोकेशन पे आके भी अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा तो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो रही क्वेश्चन की, विच इज द प्राइमा फेसी और फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सॉल्विंग योर रीडिंग। नाउ नेक्स्ट चीज, बच्चे बोलते हैं मैम 60 मिनट्स में हमें सॉल्व नहीं हो पाता, फिर अननेसेसरी टाइम पे देख देख के एंजाइटी स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हो अपने हेड में। नहीं, क्या करना है, ऑल्दो ठीक है माइंड में होना चाहिए टाइम कंस्ट्रेंट की 25 मिनट्स पे हमें करना है, पर अगर एक आंसर नहीं मिल रहा टाइम पे देख लिया जी, टाइम पे देख लिया, ऐसे मत करो गाइस। बस 25 मिनट्स दे दिए, ठीक है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। नेक्स्ट चीज आपकी एकेडमिक की रीडिंग में गाइस फिल इन द ब्लैंक्स या फिर जो आपके एमसीक्यू होते हैं, ये जनरली सेम ऑर्डर पे ही पड़े होते हैं, एक पैरा, नेक्स्ट पैरा, थर्ड पैरा, फोर्थ पैरा, ऐसे ही आपको अपने आंसर्स मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं एकेडमिक रीडिंग में। बट दिस इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम योर जनरल रीडिंग, जीटी रीडिंग। ओके, नेक्स्ट थिंग गाइस, हैंड राइटिंग प्लीज क्लियर और अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, इसीलिए प्लीज ट्राई टू राइट इन कैपिटल लेटर्स। जनरली आई हैव सीन बच्चे ए ई कोई फर्क नहीं लग रहा होता, दिस इज ई, दिस इज ए, हमें क्या पता है भाई, हमें आपको कोई बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं ना देना। मोर ओवर ये चेक किसने करनी है, कंप्यूटर ने चेक करनी है, उस पर कोड्स दिए होते हैं, बच्चों का ए ओ कुछ नहीं पता होता, ए डाल रहे के ओ, इसलिए ट्राई करो थोड़ा नीट एंड क्लीन, टाइडी, स्पिक एंड स्पैम लिखो, और लिखो कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में हमें बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं मिलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज जो आपको, अगर आप लोकेशन पे आ गए, आपको लगता है ये मेरा आंसर है, तो उस आंसर को ना सेंटेंस में फिट करने की कोशिश करो कि ये अगर नॉर्मल लाइन होती तो क्या ये सेंस बना रही है। अगर ये सेंस नहीं बना रही तो आप अगेन कोई गलती कर रहे हो, फिर एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे जाके दोबारा स्कैन करो, चेक करो कि आंसर फिट करके कुछ सेंसिबल सी थिंग बना रहा है या नहीं। सेंस चेक करो, सेंस बनानी बहुत जरूरी है, सेंस नहीं बनेगी तो आंसर गलत ही गलत है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज गाइस प्लीज चेक योर स्पेलिंग्स। जनरली लोग क्या करते हैं स्पेलिंग मिस्टेक में, रीडिंग में स्पेलिंग मिस्टेक तो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल मिस्टेक नहीं है। स्पेलिंग आपको देख के स्पेलिंग लिखनी है, स्पेलिंग की कभी गलती नहीं करनी। कई बार बच्चे एस लगाना ही भूल जाते हैं, ये भी एक सिली एरर है। और कई बार होता है नो मोर देन 2 वर्ड्स, आपको एक आंसर लग रहा है, ठीक है, सपोज बॉय है उसका आंसर, या सोल्यूशन है उसका आंसर, या इनइफेक्टिव है, एंड इनइफेक्टिव ऊपर लिखा हुआ था, तो जो अगर वहां पे नो मोर देन 2 वर्ड्स है तो गाइस आपको ये आर्टिकल्स यूज करने ही करने पड़ेंगे, ए एंड द आर्टिकल्स है ना, ये आपको यूज करने ही पड़ेंगे।
स्पेलिंग सिंगुलर प्लूरल और ए एंड द मत स्किप करो, ठीक है जी। नेक्स्ट थिंग, ये मेरे फिजिकल क्लास में बहुत होता है, बच्चे कहते हैं मैम फर्स्ट टाइम जो था ना हमने ट्रू ही लगाया था, फिर आगे आगे जाके लगा नहीं फॉल्स होगा। तो गाइज हमारे पास ना एक सिक्स सेंस होती है, जो फर्स्ट टाइम हमने आंसर निकाला होता है ना वो हमेशा राइट होता है, आगे आगे जाते हैं ना हम कंफ्यूज होते जाते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट टाइम लगा दिया आंसर वो जनरली 99% करेक्ट होता है, इसलिए जो इंस्टिंक्ट कह रही है ना अंदर से लगता रहता है नहीं यार ये सही है शायद, उसी पे जाओ, गो विद योर इंस्टिंक्ट। ओके जी। नेक्स्ट, अगर आपको कोई आंसर नहीं आता तो गाइज इसमें कौन सा कोई नेगेटिव मार्किंग है, तो ट्राई करो आंसर 40 के 40 क्वेश्चंस ही करो, चाहे आप फ्लूक लगा दो, फ्लूक एज इन तुक्का, चाहे तुक्का ही लगा दो, ट्रू फॉल्स, तुक्का ऐसे नहीं जनरली मन किया जय माता दी ट्रू, जय माता दी ट्रू, जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर में हुआ था, ट्रू फॉल्स जय माता दी, ऐसे मत करो, कुछ फ्लूक अप्रोचेज हैं सोच समझ के रिसर्च करके मैंने बनाई है, तो आप आगे जाके देखो वो अप्लाई करो अगर नहीं कुछ बन पा रहा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, प्लेन रीडिंग मत करो, वो मैंने ऊपर भी बताया, आंसर को क्वेश्चन को रीड करो, ट्रांसलेट करो, फिर पंजाबी में आके समझो। प्लेन रीडिंग से लोकेशन पे तो आप पहुंच जाओगे पर सही आंसर कभी भी नहीं मिल पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सिली मिस्टेक मैंने बताई थी, ट्रू को बच्चे यस लिख देते हैं, ऊपर इंस्ट्रक्शन ही नहीं रीड करते, यस को ट्रू लिख देते हैं, तो गाइज डोंट डू सच काइंड ऑफ सिली मिस्टेक्स, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट, जनरली 99% स्टूडेंट्स से दैट मैम हेडिंग्स आर द मोस्ट आर्डुअस, चैलेंजिंग, डिफिकल्ट, टफ, कैसे इनको सॉल्व करें। तो गाइज हर बंदे की ना अपनी स्ट्रेटेजी होती है, जैसे मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डू पैसेज नंबर 3, क्योंकि मेरे को पता है वो सबसे चैलेंजिंग होता है, और जो हमारा पेपर का सीरीज होती है, पहले हमें लिसनिंग मिलती है, फिर हमें रीडिंग मिलती है, फिर हमें राइटिंग मिलती है, LRW होता है हमारा, ठीक है। लिसनिंग के 40 मिनट्स, उसके बाद रीडिंग में ना हमारा टाइम माइंड फ्रेश होता है, क्योंकि लिसनिंग इतना कुछ खास नहीं है यार, लिसनिंग इज नो रॉकेट साइंस, ठीक है। रीडिंग में जब हमारा माइंड फ्रेश होता है, और मैं आपको कह रही हूँ कि पैसेज नंबर 3 थोड़ा सा ट्रिकी होता है गाइस, तो पहले क्यों ना हम पैसेज नंबर 3 ही करें, क्योंकि हमारा माइंड फ्रेश है। पहले मैं पैसेज नंबर 3 अटेम्प्ट करती हूँ, फिर 2 करती हूँ, फिर 1 को चाहे आप 15 मिनट्स दे दो, चाहे आप आधा घंटा दे दो, आपके उतने ही सही जाने हैं गाइज। तो हर बंदे की अपनी स्ट्रेटेजी होती है, जिस बच्चे को हेडिंग्स टफ लगती हैं वो अपना जब पेपर मिलता है थोड़ा स्कैन कर लो, जिस पैसेज में हेडिंग्स आया वो लास्ट में कर लो, क्योंकि हेडिंग सॉल्व करने के लिए गाइस थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रिक्वायर्ड है, ठीक है। मे बी आपको पूरा पढ़ना पड़े, जैसे पैसेज पूरा पढ़ना पड़े, ठीक है, पार्ट ऑफ द पैसेज पढ़ना पड़े हेडिंग्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है जी। आई एम सॉरी फॉर द नॉइज। ओके, next thing, now what type of questions do we have in your reading? So first of all headings, then we have chart, then fill in the blanks, fill ups, then match the information with the scientist or name of the animal. You need to match the information, like who said that to whom and what he said. Next is true false not given, another is yes no not given. Next is multi choice questions, multiple choice questions, headings and fill-ups, and students are also confused between false and not given. Okay, so we'll take up that now. Guys, here are some strategies. One sec, let me change that. So guys, here are some strategies to solve your headings. How? So as we know that in our task 2, are you aware that in your task 2 writing, which is essay, where do we write any sentence in future tense? Do we have any idea about this? Yes, it is in your conclusion, because you must be aware that in conclusion we may give any kind of suggestion or recommendation to the board or to whom we are writing the letter, essay, ठीक है। वी कैन गिव एनी काइंड ऑफ रिकमेंडेशन और सजेशन, लाइक गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, जैसे सोल्यूशन में लिखते हैं ना, गवर्नमेंट को पेवमेंट कंस्ट्रक्ट करने चाहिए, पेडिस्ट्रियन पाथ कंस्ट्रक्ट करने चाहिए, जैसे फॉरेन लैंग्वेज प्राइमरी स्कूल में करवानी स्टार्ट करनी चाहिए या सेकेंडरी में,
तो हम लिख सकते हैं कि मैं स्कूल बोर्ड्स को अर्ज करता हूँ या रिकमेंड करता हूँ कि प्राइमरी लेवल से ही स्टार्ट कर दी जाए। तो ये रिकमेंडेशन होती है ना, जनरली ऐसे कंक्लूजन में होती है, और कंक्लूजन आपको पता है लास्ट होता है आपके टास्क में, लास्ट लाइन होती है, मतलब लास्ट पैरा होता है, फोर्थ पैरा जनरली होता है वो। ठीक है, अगर आपका सेट ऑफ हेडिंग्स दिए हुए हैं जिसमें से हमने चूज करके हेडिंग्स एलोकेट करनी है, सेट ऑफ हेडिंग्स है, जैसे 10 हेडिंग्स है, ठीक है, 5 पैसेज है, आप उनमें से थोड़ा स्कैन करो कि कोई भी उनमें से फ्यूचर टेंस में है। फ्यूचर टेंस का मतलब विल या वुड यूज हुआ है। अगर हुआ है तो गाइस, जैसे मैंने बोला कि लास्ट पैसेज में ही होता है, तो लास्ट पैराग्राफ ही आपका आंसर होगा, दिस इज फॉर श्योर। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ ही आपका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट देखो कि आपके जो आपके पैसेजेस है उसमें किसी में डेटा दिया हुआ है, डेटा एज इन 3%, 2%, 15 मिलियन, या कोई नंबर या स्टैटिस्टिक्स। आपको पता है स्टैट्स, 10 आउट ऑफ 2 पीपल आर 2 आउट ऑफ 10 पीपल आर गोइंग फॉर वॉक, ठीक है, एवरीडे। स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है, सर्वे टाइप कुछ दिया हुआ है। तो देखो आपके जो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स है उसमें कोई कॉस्ट का है, रेवेन्यू का दिया हुआ है, इनकम का है, कोई एक्सपेंडिचर, खर्चा, ठीक है, इस टाइप के वर्ड्स हैं, तो वो आपका आंसर होगा। ठीक है, नाउ एक हमारी रीडिंग थी आयरिश पोटैटो फेमाइन, उसमें उन्होंने ना डेटा 2 पैसेजेस में दिया हुआ था। एक पैसेज में उन्होंने जो हेडिंग्स एलोकेटेड में था कि साइज एंड कॉस्ट ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। एक पैसेज में उसमें बोला हुआ था कि जैसे 15 मिलियन लोग भूखे हैं, जिसको अगर हमें उनको फीड करवाना है तो वी नीड 30 मिलियन, ठीक है। नेक्स्ट में कुछ डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन दी हुई थी। तो स्टूडेंट्स ने क्या किया, दोनों में से देखा, दोनों में डेटा है, कॉस्ट, रेवेन्यू, इनकम, ये कुछ है नहीं, चलो यही होगा कॉस्ट ऑफ द प्रॉब्लम। जैसे कॉस्ट ऑफ द प्रॉब्लम, आई सेड कॉस्ट ऑफ द प्रॉब्लम, उन्होंने अपनी मर्जी से किसी ने कुछ लगा दिया, किसी ने कुछ लगा दिया। किसी स्टूडेंट ने इसको डीपली एनालाइज नहीं किया कि दूसरे जो पैराग्राफ है उसकी कुछ सेंस नहीं बन रही, इन तीनों में से कुछ सेंस नहीं बना रहा। सेंस वही बना रहा था कि 15 मिलियन लोग भूखे हैं, जिसको हमें अगर फीड करना तो 30 मिलियन चाहिए, तो साइज एंड कॉस्ट ऑफ द प्रॉब्लम बन रहा था। ठीक है, तो इन जो मैं दे रही हूँ उनके साथ थोड़ा ब्रेन भी यूज करना पड़ेगा गाइस, सीधा ऐसे ही कुछ सही नहीं होने वाला। ठीक है, यू नीड टू हैव प्रेजेंस ऑफ नॉलेज, प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑल्सो। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज, जैसे हम अपने टास्क 2 में जो एग्जाम्पल देते हैं, आपको पता है एग्जाम्पल देने से आपका 0.5 बैंड बूस्ट हो सकता है। तो हम एग्जाम्पल देते हैं ना, एग्जाम्पल किस वे में देते हैं हम, जैसे मैं देती हूँ एन एग्जाम्पलिफिकेशन ऑफ दिस कुड बी, और अ कोरोबोरेशन ऑफ दिस कुड बी, ठीक है। और एक और होता है एपिटोमाइजेशन, ठीक है। इन 3 तरीकों से हम एग्जाम्पल देते हैं। अगर आपके किसी भी पैसेज में कोई एग्जाम्पल दी हुई है, फॉर इंस्टांस वर्ड यूज करके, फॉर इंस्टांस, इन यूरोप, ऐसा ऐसा होता है, या फॉर एग्जाम्पल, या टू एग्जाम्पलीफाई, तो आप लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में जाके चेक कीजिए किसी भी हेडिंग में एन एग्जाम्पलिफिकेशन, कोरोबोरेशन या एपिटोमाइजेशन वर्ड्स यूज हुए हैं, क्योंकि गाइस इनका मतलब ही एग्जाम्पल ही होता है, जस्ट बोलने का डिफरेंट तरीका है। तो वो आप उसका वो हेडिंग एलोकेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट इज, जैसे एक रीडिंग थी किसी फायर ट्रैप की कुछ, ठीक है, कोई एनिमल था फायर ट्रैप, तो उसका बताया हुआ था अगर जब वो किसी प्रे को पकड़ के खाता है तो पहले अंदर जाता है, फिर डाइजेस्ट में बहुत टाइम लगता है, फिर उसका कोई पार्ट बच जाता है, फिर वो पार्ट जो बच जाता है वो विंड उसे उड़ा के ले जाती है। तो वो बेसिकली प्रोसेस बताया हुआ था कि अगर वो कोई शिकार को खाता है तो वो कैसे डाइजेस्ट करता है, कौन सी इंटेस्टाइन वर्क करती है, ठीक है, इस तरीके का था। तो गाइज ये आपको समझ आ रहा है ना इतना भी पढ़ के कि वो कोई प्रोसेस बता रहा है कि कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स। तो जाके देखो सेट ऑफ हेडिंग्स में कोई स्टेप्स तो नहीं लिखा हुआ, ठीक है, मेथोडोलॉजी वर्ड तो नहीं यूज हुआ ना, तो वो आपका आंसर होगा नेचुरली। ओके, नेक्स्ट थिंग, कोई स्टेप्स दिए हुए हैं, कोई सोल्यूशन दिए हुए हैं। जैसे एक था कि पीनल लॉज इंस्टीट्यूशनलाइज करने चाहिए, क्राइम को कर्व करने के लिए या एमिलियोरेट करने के लिए पीनल लॉज मतलब पेनल्टीज इंस्टीट्यूट करनी चाहिए।
तो गाइज ये हमें पता चल रहा है ना, कर्व करने के लिए किसी चीज का हम सोल्यूशन दे रहे हैं, मेजर्स दे रहे हैं या रेमेडी दे रहे हैं, यही बोलते हैं ना हम अपने टास्क 2 में, है ना। दिस essay is an attempt to fathom out some solutions or remedial actions or measures to ameliorate this exacerbating problem. तो ये स्टेप्स हुए गाइज, तो उसका हेडिंग जो अप्रोप्रिएट हेडिंग एलोकेट इस तरीके का कुछ होगा। ओके, नेक्स्ट थिंग, अगर किसी पैसेज में कंट्रीज के नाम दिया, सिंगापुर, मलेशिया, अफ्रीका, थाईलैंड, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के नेम दिए हुए हैं, तो जाके देखो आपके सेट ऑफ हेडिंग्स में कोई ग्लोबल हेल्थ, ग्लोबल एड, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ ना, इंटरनेशनल सर्वे, कुछ इस टाइप का हेडिंग आपका एलोकेट हो सकता है। ओके जी, नेक्स्ट अगर स्टडी दी हुई है, जैसे फाइंडिंग्स, साइंटिस्ट ने कोई रिसर्च निकाली, ठीक है, फाइंडिंग्स की, स्टडी का ये आउटकम हुआ, तो देखो किसी का इन चारों में से इन्वेंशन तो नहीं हेडिंग सेट ऑफ पैसेज में, आपके सेट ऑफ क्वेश्चन में इन चारों में से कोई और तो नहीं दिया हुआ ना, मतलब आपको स्टडी मेंशन कर रखा होगा सपोज पैसेज में, तो उधर आपको फाइंडिंग्स बोल सकता है, रिसर्च बोल सकता है, इन्वेंशन बोल सकता है, ठीक है। ओके गाइस, नाउ जनरली गाइज आपका जो आंसर होता है वो फर्स्ट 2 लाइंस में आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं हाँ इसको ये हेडिंग दे सकता हूं, ठीक है। अगर नहीं क्लियर हो रहा तो एक बार लास्ट 2 लाइंस देख लो, लास्ट 2 लाइंस। अगर फिर भी गाइज आप कंफ्यूज हो रहे हो तो फिर आपको फुल पढ़ना पड़ेगा, यू हैव टू रीड द फुल स्टेंजा, फुल पैरा। हेडिंग वो ही देना है कि वो एक हेडिंग पढ़ के हमें पूरे पैसेज का जैसे सार पता चल जाए, पूरी समरी जनरेट हो जाए, उस तरीके का हेडिंग होगा। जैसे एक आया था एविएशन पे आपकी एक रीडिंग, उसमें पैसेज में लिखा हुआ सेट ऑफ क्वेश्चंस में लिखा था कि इनकम्प्लीट पार्ट ऑफ द स्टडी, ठीक है, इनकम्प्लीट पार्ट ऑफ द स्टडी ऐसे कुछ थी। और जो आपका हेडिंग पैसेज था, पैसेज की सेकेंड लाइन लिखी थी एन ओवर सिंप्लीफाइड व्यू पॉइंट, मतलब ओवर ही सिंप्लीफाइड व्यू पॉइंट है, तो इसका पता चल रहा है हमें इनकम्प्लीट स्टडी है, तभी उन्होंने ओवर सिंप्लीफाइड व्यू पॉइंट दिया। तो इस तरीके से हमें थोड़ा जज करना पड़ेगा कि क्या ये हेडिंग सूटेबल है उसको, ठीक है। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व योर हेडिंग्स। नाउ नेक्स्ट गाइस, लेट मी चेंज माय पेन। ओके, नेक्स्ट इज हाउ टू डू द एमसीक्यूज। ना एमसीक्यू चाहे आपकी रीडिंग में हो चाहे लिसनिंग में हो, करना क्या है, पढ़ो पहले अपना क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ो, अंडरलाइन करो कीवर्ड, उसके बाद आपको 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है आपका, चारों ऑप्शन में देखो क्वेश्चन के साथ सेंस बन रही है, मतलब ग्रामेटिकल प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। एक इनमें से पक्का ऐसा होगा जो सेंस नहीं बना रहा होगा, मतलब कोई ग्रामेटिकल इश्यू होगा, कोई प्रपोजिशन गलत लग रही होगी, या फिर पूरा पैसेज पढ़ के उस लाइन की कॉन्ट्राडिक्शन निकल रही होगी। तो एक ऑप्शन करो वो डिलीट, जो आपको लगता है यार ये पक्का नहीं है, ऐसा 100% होता है कि हमें पता चल जाता है यार ये तो पक्का नहीं है, उसको करो डिलीट, क्योंकि बार बार कंफ्यूज होने का कोई फायदा नहीं है ना। इसमें एमसीक्यू करने की बेस्ट अप्रोच होती है एलिमिनेशन अप्रोच। एलिमिनेट योर इनएक्यूरेट सोल्यूशन, जो गलत रॉन्ग आंसर है उसको एलिमिनेट करते जाओ। नाउ नेक्स्ट, अब जो 3 में आपको लगता है यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अंडरलाइन करो कीवर्ड। अब कीवर्ड, क्वेश्चन के कीवर्ड और ये 6 आपको इकट्ठे जाके ट्रेस करके लाने हैं, ठीक है। अब फिर लगता है कि नहीं ये पढ़ के ये तो पक्का गलत है, डिलीट, आपका एक आंसर बचेगा गाइस। तो दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व योर एमसीक्यूज। कीवर्ड फाइंड करो, जज करो आंसर, फिर मैच करो ऑप्शंस के साथ, हाँ ये मैच हो रहा है, देन इट मींस दिस इज माय आंसर। ओके, नेक्स्ट, 99% of the students are confused between false and not given. Why? Guys, सिंपल सी चीज है, ट्रू का क्या मतलब होता है कि हमें सारी स्टेटमेंट कंफर्मेशन मिल रही है करेक्शन की, करेक्ट है, कंफर्म हो रही है सारी स्टेटमेंट। पैसेज में भी वही लिखा है, इधर भी वही लिखा है, जस्ट सिनोनिम्स वर्ड का हेर फेर है। फॉल्स की क्या होती है मैम? फॉल्स की होती है कॉन्ट्राडिक्शन,
फैक्ट कॉन्ट्राडिक्टरी होता है आपका, डिफरेंट कुछ लिखा होता है, एग्जैक्ट ऑपोजिट। जैसे पैसेज में लिखा है ऑल द बॉयज टेक एडमिशन इन सो एंड सो कॉलेज, नीचे आपको लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो कॉन्ट्राडिक्शन है ना, ऊपर ऑल लिख दिया नीचे मोस्ट लिख दिया, तो दिस इज स्ट्रेट अवे कॉन्ट्राडिक्शन। नॉट गिवन होता है गाइस, कंफ्यूजन हो रही है, हमें कंफ्यूजन हो रही है, पैसेज में आधी बात बोल दी, नीचे आधी बात बोल दी, पूरी बात हमें एग्जैक्ट मिल नहीं रही, कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, यार इसकी ये तो इसने बात ही नहीं की। जब किसी चीज की बात नहीं की तो उसका मतलब है दैट योर आंसर इज नॉट गिवन गाइज, एंड इट इज नॉट फॉल्स। फॉल्स का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्शन, फैक्ट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ना बोला ऊपर नीचे हाँ बोल रहा है, इस तरीके की होती है कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, कंपेयर करना है अपनी इंफॉर्मेशन से, फिर देखो कंफर्म हो रहा है ट्रू, कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट कर रहा है फॉल्स, फैक्ट आधा दे रखा है तो नॉट गिवन। नाउ आई वाज टॉकिंग अबाउट सम फ्लूक्स, कि कुछ फ्लूक्स होते हैं। क्या फ्लूक्स हैं? ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के गाइज, जैसे मूवी में डिस्क्लेमर होता है ना कि ये सच्चे घटना पर आधारित नहीं है, वैसे ही आई एम गिविंग डिस्क्लेमर कि ये फ्लूक्स तभी ही यूज करने हैं जब आप दैट यू आर हैविंग पॉजिटिव ऑफ टाइम, आपका टाइम निकल रहा है, 60 मिनट्स निकलने वाले हैं, ट्रू फॉल्स बचे हैं, तो करने तो है ही क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ऑब्वियसली हमें 40 की 40 सॉल्व करने चाहिए। तो ये कुछ तरीके हैं, कुछ तुक्के हैं, कुछ गैस वर्क है कि जिससे शायद आपका मतलब 70% आपका सही हो सकता है इनसे। ठीक है, तो ओके, नाउ ट्रू या यस का है क्या तुक्का है कि अगर आपकी क्वेश्चन स्टेटमेंट जनरली 10 to 15 वर्ड्स की होती है, ये वाली स्टेटमेंट आपकी 20 to 25 वर्ड्स है, मतलब बाकी स्टेटमेंट के कंपैरेटिवली ये लेंथी है, तो ट्रू या यस होगा इसका। ओके, नाउ नेक्स्ट, नो या फॉल्स, कुछ एक्सट्रीम वोकैबुलरी वर्ड्स होते हैं, जैसे ऑल, नेवर, ऑल बॉयज टेक एडमिशन इन दैट स्कूल, नेवर, नॉट एट ऑल, एवर, एवरीबडी, एवरीथिंग। ओके, तो ये वाली जो होती है गाइस एक्सट्रीम वोकैबुलरी है, तो ये फॉल्स ही होता है। ओके, नेक्स्ट इज नॉट गिवन। नॉट गिवन बेसिकली कंपैरिजन होता है दैट यूएसए हैज मोर पॉपुलेशन देन यूके, सपोज दैट, मोर देन, लेस देन, बेटर देन, मतलब कंपैरेटिव डिग्री है ना, एक सुपरलेटिव डिग्री होती है, बेटर एक कंपैरेटिव डिग्री होती है, ये कंपैरेटिव है। कंपैरेटिव जहां डिग्री दी होती है बहुत हायर चांसेस होते हैं कि वो स्टेटमेंट दी ही नहीं होती, वो नॉट गिवन होती है। ठीक है जी, ओके जी, नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज हाउ टू डू ब्लैंक्स। मैम, सो गाइस, जिस बच्चे को मैं अपनी फिजिकल या ऑफलाइन क्लास में भी कहती हूँ कि जिस बच्चे के ग्रामर मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर है ना, उसको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती ब्लैंक सॉल्व करने में, क्योंकि अगर आपको पता है व्हाट इज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन की विशेषता बताता है। नाउन क्या होता है, नेम, ऑब्जेक्ट का नाम। एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब कैसे हो रहा है, क्रिया कैसे हो रही है वो बताता है एडवर्ब। वर्ब मतलब क्रिया, जैसे ही वॉक्स फास्टली, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल क्या है, ब्यूटीफुल है, एडजेक्टिव है, वो वॉक कैसे कर रहा है, फास्ट कर रहा है, दैट इज योर एडवर्ब। ठीक है, जिस बच्चे को ये क्लियर है ना, उसको फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत कम प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि इतना जजमेंट लग जाती है कि इसमें नाउन आएगा या वर्ब आएगा, एडवर्ब आएगा, एडजेक्टिव। अगर हमें इतना पता चलने लग गया, हमें पता है, लोकेशन मिल गई, तो नेचुरली एक ही वो यूज हुआ होगा, वर्ब एडवर्ब। ठीक है, ओके, नाउ ग्रामर में आर्टिकल्स होते हैं जी ए एंड द। आई होप आपको पता होगा कि ए यूज होता है कॉन्सोनेंट के साथ, कॉन्सोनेंट के साथ, कॉन्सोनेंट की साउंड के साथ। वॉवल होता है एन के साथ, वॉवल साउंड आनी चाहिए जी, जैसे एमए है, एमए ग्रेजुएट, यहां पे ए आएगा, नो एन आएगा, एम ए, अ की आवाज आ रही है तो एन आएगा, इसी वजह से मैं बोल रही हूँ साउंड देखनी होती है। चलो, दिस इज नॉट रेलेवेंट टू योर रीडिंग, इट इज मोर रेलेवेंट टू योर स्पीकिंग। ठीक है जी, ओके, अगर आपको जो आर्टिकल जैसे फिल इन द ब्लैंक्स है, ए डैश रेमेडी, ठीक है, आपकी फिल इन द ब्लैंक है एंड, सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है एंड डैश रेमेडी, कुछ आगे आगे स्टेटमेंट दी हुई है,
तो गाइस अगर यहाँ पे आर्टिकल उसने कुछ यूज कर दिया है, ठीक है, कुछ आर्टिकल उसने यूज कर दिया, जैसे मैंने बोला यहाँ पे एन, तो अगर आपको लोकेशन पता चल गई, ठीक है, तो ऊपर भी वही आर्टिकल यूज होगा, ऊपर भी वही आर्टिकल यूज हुआ होगा। वन सेकंड, ऊपर भी वही आर्टिकल यूज हुआ हो। सिंपल देखो कौन सा आर्टिकल एन यूज हुआ है, तो एन के बाद वाला आपका आंसर है एन इनइफेक्टिव या इफेक्टिव, ठीक है। 99% सेम आर्टिकल यूज हुआ होता है जी। द देखो, द यूज हुआ है वहां पे, द के बाद वाला आपका आंसर होगा। आपको जस्ट पता होना चाहिए आर्टिकल के रूल्स कि ए एन द के, ठीक है जी, मतलब सेम आर्टिकल यूज हुआ होगा बेसिकली। ओके जी, नेक्स्ट थिंग आपको पता है कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। कुछ इस रूल की एक्सेप्शंस हैं कि जहां पे टू के बाद वर्ब फर्स्ट आईएनजी लग जाता है, पर जनरली एकेडमिक के बेसिस पे देखा जाए तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, जैसे आई विल गो टू प्ले, ठीक है, आई विल गो टू प्ले, फर्स्ट फॉर्म लगाई ना मैंने यहाँ पे। अगर टू लगा रखे हम, आई विल गो टू, कुछ इस तरीके, इतना ओवर सिंप्लीफाइड नहीं होता, कुछ टू के बाद आपको ब्लैंक दे रखी है, तो आपको करना क्या है, देखो ऊपर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज हुई है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज हुई है। आपको अगर आप कहते हो कि मेरे को ये पता चल जाता है, लोकेशन मिल जाती है, आंसर नहीं मिलता, तो गाइज देखो स्ट्रेटेजी लगाओ। टू के बाद मैं बोल रही हूँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऊपर पैसेज में देखो कौन सा वर्ब यूज हुआ हो और जिसकी फर्स्ट फॉर्म यूज हुई हो, वो ही आपका आंसर होगा, ठीक है। सेम ही अगर डैश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, प्रपोजिशन भी लगनी है टू समथिंग, या फिर अगर टू लगा हुआ है, जैसे टू डैश, ऊपर भी सेम प्रपोजिशन यूज हुई होगी, पैसेज में भी सेम हुई होगी, क्वेश्चन में भी सेम, पैसेज में भी। देखो प्रपोजिशन के बाद जो लग रहा है वही आपका आंसर होगा, सेम प्रपोजिशन ही लगी होगी गाइस। ओके, नेक्स्ट इज एडजेक्टिव नाउन। मैं आपको बोल रही हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगर इफ यू आर वेल अवेयर विद पार्ट्स ऑफ स्पीच तो इसमें आपको ज्यादा इशू नहीं आने वाला। एडजेक्टिव मतलब जैसे मैं ऊपर इनइफेक्टिव सोल्यूशन, सोल्यूशन इफेक्टिव नहीं है, ठीक है, सोल्यूशन कैसा है, इफेक्टिव नहीं है, इनइफेक्टिव है, एडजेक्टिव नाउन है। नाउन दिया हुआ है आपको डैश स्टेप्स, सपोज डैश स्टेप्स लिख दिया, डैश स्टेप्स ऑफ गवर्नमेंट, इतना जजमेंट लग जाए भाई कि एडजेक्टिव आएगा। फीबल ऊपर लिखा हुआ है, फीबल, फीबल मतलब होता है वीक, तो वो ही आंसर होगा। पैसेज अगर मिल गया, स्टेप्स नहीं कुछ मेथोडोलॉजी या प्रिवेंटिव मेजर्स, रेमेडियल एक्शंस ऐसा कुछ लिखा है, तो ऊपर देखो वहां पे कौन सा एडजेक्टिव यूज हुआ है, वही एडजेक्टिव नीचे लगेगा, ठीक है गाइस। सो दीज वर द सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स टू टेक अप ऑल योर क्वेश्चंस ऑफ रीडिंग। Now headings I have told you, fill-ups I have told you, true false not given, MCQ. Now matching का क्या होता है, मैचिंग का सेम है, जैसे मैंने बोला कि साइंटिस्ट का नेम दिया हुआ है, कुछ किसी एनिमल का नेम दिया हुआ है, साइंटिस्ट का नेम देखो, ऊपर जाओ अंडरलाइन करो, देखो उसने क्या स्टेटमेंट बोली है एग्जैक्टली। मैच इन द इंफॉर्मेशन इज वेरी इजी कंपैरेटिव टू अदर्स। साइंटिस्ट का नाम सर्च करो, ऊपर जाओ अंडरलाइन करो, देखो उसने क्या स्टेटमेंट बोली हुई है, उससे मैच हो जाएगा। चार्ट्स बेसिकली डायग्राम होती है, डायग्राम आती है, जैसे एयर बलून की है हमारी डायग्राम भी जनरली गाइस फ्लो में चल रही होती है, फ्लो में, उसके बाद ये है, उसके बाद ये। इसको ना थोड़ा आप डायग्राम को क्लियरली या थोड़ा ब्रेन से एनालाइज करने की कोशिश किया करो। अगर हमें डायग्राम एनालाइज कर ली ना तो हमें आंसर्स ट्रेस करने बहुत इजी हो जाएंगे। जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, बस देखा हाँ डायग्राम आ गई, ये तो हमें करनी आती नहीं है, डायग्राम एनालाइज नहीं की, देखी नहीं, बस देख लिया, कुछ है डीपली नहीं देखा, उसको सीधा आंसर्स देखने लग जाएंगे। गाइस ऐसे नहीं होगा, डायग्राम को एनालाइज करो कि ये ऊपर जैसे बलून का स्कर्ट होती है या उसको क्या बोलते हैं, जो ऊपर वाला पार्ट होता है, देखो उसने पूरा एरो लगाया हुआ है, इस पूरे एरो को क्या बोलते हैं। नीचे एक मेरे पास आई थी बलून, हॉट एयर बलून की, द डेवलपमेंट ऑफ हॉट एयर बलून, उसमें उसने बोला हुआ था द पेयर ऑफ डैश, द पेयर इज कॉल्ड बर्नर्स, ठीक है। तो पेयर का मतलब होता है दो, उस डायग्राम में दो चीजों के पेयर थे, एक पेयर का उन्होंने आंसर दिया हुआ था, एक ही पेयर बचा ना, तो ऑब्वियसली वो आंसर होना था बर्नर्स।
तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एनालाइज नहीं करते, सीधा ही इतना क्योस मचा देते, इतना एंजाइटी क्रिएट कर लेते कि ये तो हमें आती नहीं, ये सेट ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन तो हमें आता नहीं। सो गाइस, कोई भी सेट ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप मेरे मेथड से करोगे तो आई कैन डेफिनेटली एश्योर यू गाइस दैट यू कैन ऑल्सो अचीव योर डिजायर्ड बैंड स्कोर। जस्ट रीडिंग में थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, मोर ओवर प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ये तो हमारे एक ओल्ड सेइंग है ना, सगेशियस सेइंग, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करते रहो, जब आपने एग्जाम देना है एटलीस्ट 60 रीडिंग्स आप पहले करके जाओ, और इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि 60 मिनट्स हमें ज्यादा लगे। 60 मिनट्स आप अपनी 55 मिनट्स में एक्चुअल करने की कोशिश किया करो। जो पीछे 5 मिनट्स बचते हैं उसमें जस्ट देखो क्वेश्चन अपने, जो आपने आंसर्स लगाए हैं उसके स्पेलिंग मिस्टेक देख लो, ट्रू फॉल्स सही लगाए हैं, कोई मेरा स्पेलिंग ए ओ तो नहीं लग रही, ई तो नहीं लग रही, सारी प्लूरल सिंगुलर, इतना ही चेक कर लिया करो 5 मिनट्स में। उसके बाद फ्लूक लगा दो जो ट्रू फॉल्स रह गया है कुछ, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, यूपीएससी का एग्जाम तो है नहीं, ठीक है। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो सी यू guys in my next video. Thank you.